नमस्कार। ये वीडियो हमारा कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम का हिंदी साहित्य का एक पाठ पढ़ रहे हैं जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। इसमें उन्होंने 2 कविताएं हमारे लिए दी हैं। पहली कविता है उत्साह, दूसरी कविता है अट नहीं रही है। पहली कविता उत्साह को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था और निराला जी का परिचय लिया था। आज के वीडियो में हम लोग अट नहीं रही है कविता के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निराला जी के काव्य सौंदर्य जो पिछली कविता में हम लोगों ने देखा था उसको भी जान लेना आवश्यक है। निराला जी की जो काव्य लिखने की और कहानियां लिखने की कला थी वो बड़ी अलग और सबसे अनूठी थी और वो खड़ी बोली में लिखी जाती थी और अपने आप में एक अलग अनुभव कराती थी और एक मुकाम देती थी। निराला जी विस्तृत संग्रहकर्ता माने जाने वाले थे। दार्शनिक विशेषज्ञ निराला जी एक अच्छे दार्शनिक, विद्रोही, क्रांतिकारी और प्रेम की तरलता को समझने वाले कवि थे। प्रकृति के विराट चित्र को उन्होंने अपनी कविता में पिरोया। प्रकृति के उदास चित्रों को उनकी रचनाओं में छायावाद में देखा जा सकता है। इनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। इन्होंने विद्रोही स्वभाव के कारण ही कविता में भाव जगत और शिल्प जगत में एक प्रयोग किया जो संभवतः सफल रहा और उन्होंने इस पीड़ित छवि और समाज को प्रकृति के माध्यम से दिखाया। निराला जी की कविताओं में मानवीकरण की अधिकता है। उन्होंने प्रताड़ित जन के प्रति उनकी अपनी कविता में गहरी सहानुभूति को प्रदर्शित किया। शोषित वर्ग का शोषण किए जाए, शोषित वर्ग और शोषित करने वाले व्यक्तियों की प्रभाव को और बातों को अपनी कविताओं में पिरोने का सफल प्रयास किया है। कह रहे हैं कि प्रतिकार का भाव यानी विरोध का भाव विद्यमान है इनकी हर कविता में। लगभग उनके काव्य में समाज प्रधान भाषा का उपयोग किया गया है। उनकी भाषा में कोमलता, कठोरता का भी यथास्थिति। पिछले वीडियो में हमने कविता देखी थी इनकी उत्साह, बादल गरजो, घेर घेर घोर घोर धराधर हो। ये कविता हमारी निराला जी द्वारा लिखी गई उत्साह। ये कविता एक आवाहन गीत था और बादलों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में क्रांति और नव जीवन उत्पन्न करने का निराला जी प्रयास कर रहे थे। कवि बादलों का आवाहन करते हुए कह रहे थे कि बादलों, घनघोर रूप में आकाश को घेर लो, चारों ओर अंधकार छा जाए और तुम्हारी विध्वंस क्रांति और विप्लव का रूप धारण करो। तुम्हारा रूप कभी कभी अत्यंत कोमल, सुंदर और सृजनकारी हो सकता है। ऐसा क्रम तुम्हारा अत्यंत मनमोहक होगा, परंतु सोए हुए मनुष्यों को जागृत करने के लिए तुम्हें विनाशक रूप अर्थात बिजली से चपला और दामिनी से युक्त व्यवहार करना पड़ेगा, यानी कठोर व्यवहार तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें विनाश की शक्ति को विद्यमान हो करके निराला जी कह रहे थे कि अपने अंदर विनाश की शक्ति को उपस्थित करके जो तुम्हारे हृदय में छुपी हुई है उसको प्रकट करके चारों तरफ पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर लो। पूरी पृथ्वी को आच्छादित करके चारों तरफ से तुम उसे घेर लो और सोए हुए मनुष्यों के मन में उत्साह जागृत करने का प्रयास करो। बादलों गरजो, ऐसा कवि ने पूरी कविता में बताया था। कविता में कवि उन व्यक्तियों के बारे में, उन व्यक्तियों को जगाना चाहते हैं जो क्रांति के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपको बताया था जब ये कविता लिखी गई उस समय भारत देश गुलाम था और लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, परंतु उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस आज़ादी की लड़ाई से बहुत दूर थे। कभी उनके मन में सोई हुई क्रांति और जोश को जगा करके भारत देश की आज़ादी में योगदान देने के लिए तैयार कर रहा था। कवि ये बताना चाहते थे निराला जी कि जो व्यक्ति क्रांति में शामिल नहीं है इस कविता के माध्यम से वो इसमें भागीदार बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उत्साह को एक आवाहन गीत के रूप में प्रस्तुत किया।
आज के वीडियो में हम आपको इनकी दूसरी कविता जो आपके पाठ्यक्रम में है वो है अट नहीं रही है। इस कविता में फागुन महीने की सुंदरता के विषय में कवि ने बताया है। फागुन महीने की सुंदरता इतनी अद्भुत और आश्चर्यजनक होती है जिसको देख करके सभी लोग मनमोहित हो जाते हैं। भयानक गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। कवि बताना चाहते हैं कि मैं जिस तरफ देखता हूँ उस तरफ ही सुंदरता फैली है। इस सुंदरता का प्रभाव इतना अधिक है कि मैं चाह करके भी इससे अपनी दृष्टि हटा नहीं पा रहा हूँ। मैं जितना ही इसे अपने अंदर समाहित करना चाहता हूँ ये उतना ही अधिक हो जाती है। यानी कवि का कहना है कि मेरे स्वयं के अंदर जितनी शक्ति समाहित हो सकती है, जितनी सुंदरता मैं देख सकता हूँ, ग्रहण कर सकता हूँ, उससे अधिक मैंने कर ली है, परंतु ये किसी प्रकार से भी समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए इस कविता में फागुन की सुंदरता के विषय में कवि ने बताया है। अब हम लोग कविता में देखेंगे कि किस तरह से कवि ने फागुन की सुंदरता के विषय में हमें बताया है। हम लोग निराला जी को देख रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कविता है उत्साह, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। उत्साह ये हम लोगों ने देखा था। आज की हमारी कविता होगी अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, यहाँ पर कवि ने फागुन की सुंदरता के विषय में हमें बताया है। अब हम लोग देखते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन। अट रही मतलब समाना। कवि कह रहे हैं कि फागुन की जो सुंदरता है, फागुन की जो सुंदरता है वो हमारे शरीर में, तन का मतलब शरीर, आभा मतलब सुंदरता, फागुन का मतलब महीना, यानी गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो बारिश के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। इस हरियाली की वजह से चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता व्याप्त हो जाती है। कवि उसी सुंदरता के विषय में हमें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अट नहीं रही है। पहली लाइन है कि जो फागुन की सुंदरता है, आभा है, वो हमारे इस शरीर में, तन में अट नहीं रही है। कवि का कहना यह है कि चारों तरफ व्याप्त सुंदरता इतनी अधिक है कि हम उसे अपने शरीर में समा नहीं पा रहे हैं। कहने का भाव यह है कि कोई भी चीज़ हो, हम उसे अपने शरीर में या अपने व्यक्तित्व में समाहित कर लेते हैं। परंतु कवि बता रहे हैं कि ये आभा यानी फागुन के बाद फागुन की सुंदरता चारों तरफ जो फैली हुई है वो हमारे तन में समा ही नहीं रही है, सट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि सट नहीं रही हमारे पूरे शरीर में ये किसी भी प्रकार से एडजस्ट यानी ठीक से समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कह रहे कहीं सांस, कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हम उस सांस को लेने में अपने शरीर के अंदर भर देते हैं। यहाँ पर घर घर से मतलब है शरीर के एक एक अंग से, घर घर भर देते हो। कहते हम सांस लेते हैं तो शरीर के प्रत्येक अंग में हमारी सांसें समाहित हो जाती हैं, यानी जो सांसों के माध्यम से हवाएं या ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती हैं तो वो शरीर के प्रत्येक अंग में समाहित हो जाती हैं। परंतु हम जब सांस लेते हैं तो वातावरण में फैली हुई खुशबू हमारे पूरे तन मन में और शरीर में समा नहीं पा रही है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि कह रहा है कि इस सुंदरता को देखकर, चारों तरफ फैली हुई खुशबू को महसूस कर, समझकर हम इतने हल्के और इतने ज़्यादा उत्साही हो जाते हैं कि आसमान में उड़ जाना चाहते हैं। पर कर देते हो। उड़ने को नभ में, नभ मतलब आकाश में, आकाश में पर यानी पंख फैलाकर उड़ जाना चाहते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कह रहे कि ये चारों तरफ ही सुंदरता व्याप्त है। मैं इन सुंदरता को नहीं देखना चाहता या इन सुंदरता से अपनी आँखें हटा लेना चाहता हूँ, परंतु फिर भी मेरी आँखें चाह करके भी इस दृश्य को छोड़ नहीं पा रही हैं। कवि का भाव ये है
कि जब चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता व्याप्त है, तो जब मैं जिधर भी दृष्टिपात करता हूँ, निगाह डालता हूँ, मुझे केवल सुंदरता ही दिखाई देती है। तो मैं चाह करके भी उन सुंदरताओं पर से अपनी निगाह नहीं हटा पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं कहीं हरी कहीं लाल। कवि कह रहे हैं कि पत्तों से ये सभी डालियाँ पत्तों से भर गई हैं, यानी चारों तरफ कि जो जितने भी पेड़ हैं वो पत्तों से लहलहा उठे हैं और चारों तरफ हरी हरी वादियाँ फैल गई हैं, कहीं हरी कहीं लाल। जब नए नए पत्ते निकलते हैं तो उनका कलर जो होता है रेड होता है। तो कवि कह रहे हैं कि कुछ पत्ते अभी नए हैं जो लाल रंग के हैं और बाकी पत्ते जो थोड़े बड़े हो रहे हैं वो हरे हो गए हैं। कहीं पड़ी है उर में, उर का मतलब हृदय, कहीं करें कहीं हृदय में पड़ी हुई है मंद गंध पुष्प माल। करें मंद मतलब धीमी, गंध का मतलब खुशबू, पुष्प का मतलब फूल, माल मतलब माला। करें कि चारों तरफ कहीं न कहीं उसे उड़ने वाली ये खुशबू यानी फूलों की खुशबुओं की एक लड़ी, माल मतलब माला, एक लड़ी हमारे मन में चारों तरफ से फैली हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कभी कह रहे हैं पाट पाट का मतलब डाल डाल, शोभाश्री मतलब अत्यंत सुंदरता। कभी कह रहे हैं कि पाट पाट चारों तरफ फैली हुई अत्यंत सुंदरता हमारे मन मस्तिष्क को किसी भी तरह से पट नहीं पा रही है, यानी उसमें हम किसी भी तरह की सुंदर कवि कहना चाहते हैं कि मैं उससे बचना चाहता हूँ। इतनी सुंदरता मैं देख करके दंग हूँ और मैं उससे दूर होना चाहता हूँ, परंतु फिर भी मैं उससे दूर नहीं हो पा रहा हूँ और मेरे मन मस्तिष्क में ये समाप्त भी यानी अट भी नहीं पा रही है। ये कविता अट नहीं रही, छोटी सी कविता है, इसका अर्थ भी बहुत कम है। इसलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। इस पाठ का कुछ प्रश्न बता देते हैं जिससे कि आप लोग समझ सकें। करें कभी बादलों से फुहार रिमझिम या बरसाने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? कभी जानता है कि फुहार रिमझिम या बरसना ये सब बादलों का स्वभाव है, सृजनात्मक शक्ति है, वो ऐसा करता ही है। परंतु व्यक्तियों को यानी सोए हुए व्यक्तियों को जिनके अंदर उत्साह की कमी है उसको दूर करने के लिए कवि ने बारिश करने के बजाय गरजने यानी जोर जोर से गरजने के लिए कहा है। इसलिए कवि बादलों को गरजवाना चाहता है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि उन सोए हुए व्यक्तियों को जगाना चाहता है। सबसे पहले क्योंकि कवि की ये कविता आवाहन गीत है। आवाहन गीत में कवि उन सोए हुए व्यक्तियों को जगाना चाहता है जिनके अंदर उत्साह समाप्त हो गया है और वो निरुत्साहित होकर के समाज में पड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बोझ बन जाते हैं क्योंकि वो कुछ भी नहीं करते और समाज से सब कुछ लेते रहते हैं। तो समाज से सब लेना और कुछ न देना ये एक बोझ की तरह हो जाता है। इसलिए कवि उत्साह कविता में उन व्यक्तियों का आवाहन कर रहा है जो निरुत्साहित हो गए हैं और बादलों के माध्यम से उन व्यक्तियों के अंदर उत्साह जागृत करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए कवि ने इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? कविता में बादल सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करते हैं, विनाशात्मक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और कवि बाल कल्पनाओं का भी उनको स्वरूप दे रहा है। इस तरह से कविता में दो प्रमुख अर्थ हैं, विनाशात्मक और सृजनात्मक। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में के किसी खास भाव या दृश्य के ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। अब इसको नाद सौंदर्य एक तरह का सौंदर्य होता है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बातों को शामिल करते हैं। हम आपको उस कविता को दिखाते हैं और इसमें बताते हैं। कविता में जिस भाव को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता है उसे नाद कहते हैं और उसी आधार पर उसका सौंदर्य उपस्थित होता है।
यहाँ पर बादलों के गरजने की बात को नाद सौंदर्य के रूप में लाया गया है। और फिर ललित ललित यानी वो सुंदरता, यानी बादल की सुंदरता को घुंघराले बालों से तुलना की गई है। फिर बच्चों की कल्पनाओं को से भी उनकी तुलना की गई है। और हृदय में सृजनात्मक शक्ति के साथ साथ विनाशात्मक शक्ति रखने की बात की गई है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। उसके बाद विकल 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 मतलब व्याकुल, उन्मन थे उन्मन यानी व्याकुल थे, अनमनस्य थे, विश्व के निदाग यानी गर्मी, सकल यानी संपूर्ण, जन इत्यादि ये सब शामिल होता है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कवि कह रहे हैं कि अनंत दिशाओं से आने वाले ये बादल इत्यादि आ करके चारों तरफ उन्होंने क्या किया, बादलों को पूरी धरा को घेर लिया और पूरी धरा को घेर करके इसको चारों तरफ से फैला दिया। ये सब कविता में नाद शैली के अंतर्गत आता है। अब देखिए कविता की कुछ हम लोग वो देख लेते हैं, सौंदर्य टाइप का कवि ने क्या क्या किया है, अपनी कविता में क्या क्या बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ कवि बता रहे हैं, उत्साह एक आवाहन गीत है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जो बादल को संबोधित है। यानी बादलों को कवि ने संबोधित किया है, परंतु ये इनका मुख्य उद्देश्य उन सोए हुए मनुष्यों को जगाना है जो क्रांति से दूर हैं। बादल निराला का प्रिय विषय है। कवि बता रहे हैं कि बादलों पर निराला जी ने बहुत सारी कविताएं लिखी। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं मतलब इच्छाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि कह रहे हैं कि एक तरफ बादल लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है, यानी उन्हें गर्मी से बचाता है, फसल बनाता है, पेड़ पौधों में हरियाली देता है, परंतु उसके अंदर बिजली रूपी एक विनाशक शक्ति भी विद्यमान है जो लोगों में चेतना जगाती है, क्रांति उत्पन्न करती है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कवि कह रहे हैं कि कवि जीवन को व्यापक यानी जीवन को एक छोटा सा अंश या भाग नहीं मानते, वे समग्र यानी संपूर्ण दृष्टि में उसको बहुत बड़ा मानते हैं। यानी जीवन है तो जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। ललित यानी सुंदरता, कवि कह रहे हैं कि कविता में सुंदरताएं भी हैं, क्रांति की चेतनाएं भी हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब सामाजिक क्रांति होती है तो उस सामाजिक क्रांति में बदलाव में जो क्रांति से बदलाव आएगा वो साहित्य के बिना नहीं आ सकता। यानी साहित्य का इस बदलाव और क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। निराला जी ने इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में बताया है, देखा है। करें अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता यानी नशा। अट नहीं रही कविता में कवि ने फागुन के महीने में होने वाली नशा यानी होने वाली मदहोश यानी लोगों को प्रसन्न कर देने वाली, मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता है, प्रसन्न चित्त रहता है, अपने आप को हल्का फील करता है, ये सब बताया गया है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भ में देखता है। संदर्भ मतलब अनेक तरह से प्रस्तुत करता है, उसे किसी रूप में देखता है। सुंदरता के अलावा वो उसे एक सृजनात्मक रूप में भी देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। कवि कह रहे हैं कि यदि आप मन प्रसन्न चित्त हैं तो आपको चारों तरफ प्रसन्नता और सौंदर्य ही दिखेगा। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। करें सुंदर शब्दों का चयन मतलब सलेक्शन और लय मतलब सुर तान ने कविता को फागुन के सुंदर और अच्छा बनाया है।